हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में महाबली शाखा सीरीज़ की कॉमिक महाबली शाखा और अग्नि मानव की तबाही। इसके पहले की जो कॉमिक्स है वो है महाबली शाखा और अग्नि मानव, जो कि आपको महाबली शाखा की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। महाबली शाखा और अग्नि मानव की तबाही। संपादक गुलशन राय, कला सुरेंद्र सुमन, रमाकांत, कहानी गंगा प्रसाद शर्मा। वर्षों से सुप्त पड़े हुए एक ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत के दहाने की ओर, जिसके क्रेटर यानी मुख का व्यास लगभग 1 किलोमीटर की गोलाई लिए हुए था, 6 विचित्र मानव कुछ स्त्रियों को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। स्त्रियों की संख्या 12 थी और उन्हें दो दो के साथ रस्सी से बांधा गया था। स्त्रियां निर्विरोध उनके साथ जा रही थीं। शायद उनकी विरोध करने की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। ये स्त्रियां वही थी जिन्हें कोसीमा के अन्वेषण केंद्र से अपहृत किया गया था। सबसे पीछे चलने वाला ग्रुप उन लड़कियों का था जिन्हें कोसीमा के आदिवासी क्षेत्र से उड़ाया गया था। विचित्र से लगने वाले वे व्यक्ति वही अग्नि मानव थे जिन्हें स्थानीय भाषा में काबरू कहकर संबोधित किया जाता था। सुप्त ज्वालामुखी पर्वत अब नजर आने लगा था, अतः दूर से कई दिन से अपहृत स्त्रियों के बाहर से बोझिल अग्नि मानवों के चेहरे चमक उठे। इस बार तुम काफ़ी बड़ा हाथ मार कर लाए हैं। इस बार हिस्सा बड़ा मिलेगा, उम्मीद तो है। लेकिन उस खूसट पुजारी और मम्बा से कुछ बचे तब ना। मैं तो इस बार अपना हिस्सा लेने पर अड़ जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कड़ा प्रतिरोध ही क्यों ना करना पड़े। ऐसा तभी तक कह रहे हो जब तक पुजारी और मम्बा के रूबरू नहीं पहुंचते। उनके सामने तो बोलते भी डरते हो। तुम देख लेना, इस बार मैं चूकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और यदि तुम अड़ गए तो मैं भी अपना हिस्सा लेकर ही मानूंगा। लगभग ऐसी ही बातें दूसरे अग्नि मानवों के दिल में घुमड़ रही थीं। पुजारी तथा अग्नि मानवों के सरदार मम्बा के प्रति सभी के मन में विद्रोह सुलग रहा था और वे शांत हृदय से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। उधर मौत के बाड़े में घोर अंधकार में पड़े शाका और उड़ालो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे। उड़ालो, आखिर इन बौनों ने हमें धोखा दे ही दिया। हाँ महाबली, मुझे बंडा सरदार से ऐसी उम्मीद न थी। मैं सोच रहा था कि वो मेरी धमकी से डरकर अग्नि मानवों का पता हमें बता देगा। पता तो उसने बता ही दिया। ये दूसरी बात है कि क्रोध में पक गया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। फिर अब देर किस बात की है, अपनी रिहाई के प्रयास शुरू करें। उन्होंने जिस ढंग से हमें बांधा है वह बंधन मेरे लिए मामूली है। तब फिर पहले अपने बंधन तोड़ लो, बाद में मुझे भी बंधन मुक्त कर देना। अभी लो। शाका ने अपने बंधन उमेटे। चमड़ी की रस्सियां किसी कच्चे धागे की तरह टूट कर नीचे जा गिरी। लो, हम आप आज़ाद हो गए। अब दरवाजे पर जोर आजमाएं, बाद में उस धूर्त बंडा की खबर लेंगे। दोनों बाड़े के दरवाजे पर पहुंचे। शाका ने एक जबरदस्त ठोकर बाड़े के दरवाजे को लगाई था। बाड़े का दरवाजा टूटकर आगे गिरा और साथ ही दो बंडा सैनिक चीखते हुए आगे भागे। भागो, कैदी आज़ाद हो गए। जल्दी करो, यदि ये आबादी में पहुंच गए तो आतंक फैला देंगे। शाका और उडालो हंस पड़े। कायर कहीं के। आओ चलकर बंडा सरदार को इस धोखेबाजी का इनाम दे। चलो। तब तक दोनों बंडा सैनिकों ने उलांगों को खबर कर दी थी। परिणाम स्वरूप बंडा सैनिक तीर कमान लिए घेरा बनाए उनकी ओर बढ़ने लगे थे। वो रहे दोनों कैदी, घेर लो और मार दो जान से दोनों को। आओ आओ, इस बार मैं तैयारी खड़ा हूँ तुम दोनों के स्वागत को। बंडा सैनिकों के तीर छूटे, साए साए। लेकिन शाका और उडालो झुकाई दे गए। फिर झुकाई देकर शाका और उडालो ने दो बंडा सैनिकों को चूहे की तरह पकड़ लिया और घुमाने लगे। अचानक शाका ने हाथ में झुलाते बंडा को उलांगों पर दे मारा। तुम अपना वार कर चुके, अब मेरी बारी है। उलांगो तैरा कर जमीन पर गिरा। धनुष बाण उसके हाथ से दूर जा गिरा। अरे, मर गया। शाका ने झपट कर उलांगो को पकड़ लिया और उसे किसी मरे चूहे की तरह घुमाने लगा। अभी कहाँ मरा है उलांगो, मरेगा तो अब। शाका ने उलांगो को उसी के आदमियों पर दे मारा। उलांगो की कमर टूट गई, वह मरते सांड की तरह डकराने लगा। आई। उलांगो की यह हालत देख बाकी सैनिक भाग खड़े हुए, किंतु शाका का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उड़ा लो, सावधान, एक भी बचने न पाए। अब तुम क्या करने जा रहे हो महाबली। मैं इनकी झोपड़ियों में आग लगाने जा रहा हूँ, जिससे भविष्य के लिए इन्हें सबक मिल जाए कि शाका से धोखेबाजी का क्या अंजाम होता है। फिर एक क्षण का भी विलंब किए बिना शाका ने बंडाओं के हाथ से गिरी दो मशालें उठा लीं और एक के बाद एक घर में आग लगानी आरंभ कर दी। कुछ ही देर में ही आग ने जोर पकड़ लिया। आग में झुलसते बंडा स्त्री पुरुष और बच्चे चीखते हुए अपनी झोपड़ियों से बाहर निकलकर भागने लगे। शीघ्र ही सारा गांव आग की भीषण लपटों में घिर गया। इस बीच शाका और उड़ालो मृत प्राय पड़े उलांगों के पास खड़े अठास लगाते रहे। कुछ ही क्षण बाद उलांगों ने दम तोड़ दिया। उड़ालो,
उलांगों ने कहा था कि यह काम अग्निमानवों का है। ये अग्निमानव कहाँ रहते हैं? पश्चिमी पहाड़ों में कहीं छुपा स्थान है उनके रहने का। आओ चलते हैं। शाका ने सहमति जताई। फिर दोनों पश्चिम दिशा के पहाड़ी क्षेत्र की ओर बढ़ लिए। खोजी हेलीकॉप्टर अब पश्चिमी दिशा की पहाड़ियों के ऊपर उड़ रहा था। सभी दूरबीन की मदद से नीचे की ओर देख रहे थे। अचानक मेजर ने चालक को संकेत किया, कॉप्टर थोड़ा और नीचे उतारो, मुझे पहाड़ी पर जल्दी जल्दी चढ़ती हुई कुछ आकृतियाँ दिखी हैं। मेजर ने इशारे से बताया। कहाँ, किस ओर? अरे हाँ, सचमुच। चालक ने कॉप्टर को और नीचे किया। बस साहब, कॉप्टर इससे ज़्यादा और नीचे नहीं जा सकता, पेड़ों से टकरा जाने का खतरा है। काफ़ी है, अब इसे थोड़ी देर यहीं केंद्रित रखो। अपने ऊपर मंडराते हेलीकॉप्टर को देख अग्निमानवों में घबराहट फैल गई। वे जल्दी जल्दी बंदी लड़कियों को खींचते आगे भागने लगे। जल्दी करो, उन्होंने हमें देख लिया है। हेलीकॉप्टर में बैठे नीचे की ओर झांकते मेजर के चेहरे पर सफलता की चमक कौंध उठी। ये यकीनन वही लुटेरे हैं जिन्होंने कैंप से लड़कियां चुराई हैं। हाँ, अब मैं और स्पष्ट देख रहा हूँ। उन्होंने लड़कियों को बांध रखा है, वो घिसटती सी चल रही हैं। तुरंत सीढ़ी लटकाओ, हम लोग शस्त्रों से लैस होकर नीचे उतरेंगे। मेरी राय में इतनी जल्दी करना ठीक ना होगा मेजर। ऐसा ना हो कि वे हमें बीच में ही अपना निशाना बना लें। तब फिर क्या करें? हम चेतावनी के रूप में एक दस्ती बम नीचे टपकाए देते हैं। विस्फोट होते ही ये जंगली घबरा जाएंगे, फिर हम नीचे उतरेंगे। मेजर ने पेड़ों की ओर भागते अग्निमानवों की दिशा में एक हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। नीचे गिरते ही ग्रेनेड भयंकर आवाज़ के साथ फटा। साथ ही एक अग्निमानव तथा दो कैदी लड़कियां चपेट में आने से बाल बाल बची। धड़ाम! अग्निमानवों ने जल्दी जल्दी लड़कियों को अपनी पीठ पर लादा और पेड़ों पर चढ़ गए। एक पेड़ से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे, इसी प्रकार उन्होंने वृक्षों के ऊपर ही ऊपर अपना रास्ता तय करना आरंभ कर दिया। जब तक मेजर और उसके साथी कॉप्टर की सीढ़ी से नीचे पहुंचे, वहां मैदान साफ हो चुका था। वे गायब हो गए। आओ आगे खोज करते हैं। बेतार यंत्र द्वारा मैनेजर ने कॉप्टर चालक को संदेश दिया, कॉप्टर को किसी ढंग की सुरक्षित जगह उतार लो, हम लेटरों की खोज में जा रहे हैं। जैसी आज्ञा सर। कॉप्टर चालक हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए सुरक्षित जगह का निरीक्षण करने लगा। मेजर अपनी सर्च पार्टी सहित पेड़ों की ओर बढ़ गए। घने पेड़ों का यह सिलसिला उस ऊंचाई की ओर बढ़ता गया। लगता है वे उसी ओर गए हैं। तो फिर हम भी सावधानी के साथ उसी दिशा में बढ़ते हैं। ठीक कहते हो, आओ उसी ओर चलते हैं। वृक्षों पर वन मानुषों की भांति छलांगे लगाते दो लड़कियों का बोझ संभाले अग्निमानव तेजी से पहाड़ी की ओर अग्रसर थे। उनकी पीठ पर लटकी लड़कियों को इतना सा भी होश नहीं था कि वे अपने वस्त्र भी ठीक कर लें। पहाड़ी पर घने वृक्षों के पास पहुंचकर अग्निमानवों ने कोयल की कूक जैसी एक तेज आवाज़ लगाई। कुक 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 कुक। यह संकेत था उनके पहुंचने का। प्रत्युत्तर में पहाड़ी से भी अनेक आवाज़ें कूकी और फिर देखते ही देखते अनेक अग्निमानव पेड़ों से नीचे कूद पड़े। सभी हथियारों से लैस थे। लुटेरे अग्निमानवों में से एक घबराए स्वर में बोला, उड़ान खटोला नीचे लटकाओ और जल्दी करो, दुश्मन हमारे पीछे हैं। दुश्मन? उन्हें यहाँ तक रास्ता कैसे मालूम हुआ? बातों में वक्त ज़ाया मत करो, जल्दी करो, वे बस पहुँचने वाले हैं। अग्निमानव गार्ड तुरंत एक छुपे स्थान की दिशा में दौड़ गया और फिर थोड़ी ही देर में पहाड़ी के उस गोल क्रेटर में रस्सियों के सहारे ऊपर उठते दो उड़न खटोले ऊपर आते दिखाई देने लगे। जैसे ही पहला खटोला ऊपर पहुंचा, जल्दी जल्दी अग्निमानवों ने बंदी बनाई कई लड़कियों को खटोले पर फेंक दिया। तत्काल ही वह खटोला नीचे की ओर उतरने लगा। फिर दूसरे तथा तीसरे खटोले द्वारा सभी बंदी लड़कियों समेत अग्निमानव पहाड़ियों के मुख में समा गए। गार्ड अग्निमानव अपने स्थान पर छुप गए और वहां एक भी ऐसा निशान बाकी न रहा जिससे मालूम हो सकता हो कि उस भयंकर क्रेटर में नीचे उतरने का कोई रास्ता भी कभी रहा था। खोज करते हुए मेजर और उसके साथी जिस समय क्रेटर के मुख के पास पहुंचे, तब तक अग्निमानव लड़कियों को कई 100 फीट नीचे क्रेटर के नीचे वाली घाटी में लेकर पहुंच चुके थे। रामन, यहाँ तो उनका एक भी चिन्ह नहीं है। ऐसा लगता है किसी जादुई करिश्मे से वे लुटेरे गायब हो गए। इस क्रेटर के मुख में देखिए, शायद वे यहीं छुपे हों। चारों ने क्रेटर के मुख में नीचे झांका। जगह की भयंकरता देख सभी सन्न रह गए। ये लोग यहाँ नहीं आ सकते। तौबा, बड़ी खतरनाक जगह। ऐसा लगता है कि ये रास्ता सीधा पाताल को चला गया है। कैसे कह सकते हो तुम? वे लोग यहीं के रहने वाले हैं। ऐसी जगह हमारे लिए बेशक खतरनाक है, लेकिन उनके छिपने की अच्छी जगह हो सकती है। मुझे यकीन नहीं आता मेजर साहब, अंदर की ओर कितना गहन अंधेरा है। टॉर्च का प्रकाश भी कुछ ही दूर तक जा पा रहा है। तो क्या लौट चलें, कहीं और ढूंढते हैं? नहीं, हम कुछ देर यहीं रुककर उनके चिन्ह खोजने की चेष्टा करें। हो सकता है हमारे हाथ कोई सूत्र लग जाए। चारों अलग अलग अग्निमानवों के पद चिन्ह खोजने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं गए। हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट और बाद में हैंड ग्रेनेड के फटने की आवाज़ ने महाबली शाखा और उड़ालों को स्तंभित कर दिया और वे दोनों ठिठक कर खड़े हो गए। हैं, ये कैसी भयानक आवाज़ है?
मैं उन दोनों आवाज़ों को पहचानता हूँ डालो। एक आवाज़ किसी हवाई जहाज़ के इंजन की है और दूसरी बम फटने की। तब तो हमें उस स्थान से बचकर आगे बढ़ना होगा। बचकर नहीं, हमें उसी स्थान पर जाना है। पर इसमें बहुत खतरा है महाबली, वे लोग दुश्मन भी तो हो सकते हैं। खतरों से खेलने का तो शाका को शौक है। अगर वे शत्रु हैं तो मैं उन्हें उनके ही घर में चटका दूंगा। कायर तो मैं भी नहीं हूँ महाबली, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि इस वक्त हम किसी अन्य अभियान के लिए आए हैं। क्या पता ये विस्फोट हमारे अभियान से कुछ संबंध रखता हो। तुम ऐसा समझते हो तो ठीक है, आओ उसी स्थान की ओर चलते हैं। चलो। दोनों तेज तेज कदम बढ़ाते विस्फोट की दिशा में बढ़ चले। क्रेटर के मुख के अंदर घाटी में जैसे ही अग्निमानवों का अंतिम खटोला उतरा, कैदी लड़कियों सहित उन्हें बम्बा के विशाल महल की ओर रवाना कर दिया गया। एक लंबे चौड़े हॉल में एक ऊंचे सोने के सिंहासन पर बैठा अग्निमानवों का सरदार मंबा अपने पालतू चीते की पीठ से हिला रहा था। समीपी सिर घुटा प्रधान पुजारी खरल में कोई दवा घोट रहा था। जैसे ही सैनिक ने अपहृत लड़कियों के आने की सूचना दी, उसके चेहरे पर प्रसन्नता व्याप्त हो गई। हमारे आदमी कामयाब होकर लौटे हैं सरदार, आज्ञा हो तो कैदी लड़कियों को पेश किया जाए। अवश्य, आज सारे दिन हम उन्हीं की प्रतीक्षा तो करते रहे हैं। बाद में प्रधान पुजारी और मम्मा ने कैदी लड़कियों का निरीक्षण किया और उनकी ओर हाथ से कुछ संकेत किया। बेहोशी की अवस्था में पड़ी लड़कियों का सम्मोहन एकदम टूट गया। वे कराती हुए होश में आने लगी। इन्हें सही हालत में आने के लिए 2 दिन का वक्त लगेगा, तब तक इन्हें अच्छा भोजन दो। और हाँ, इन्हें लाने वाले वीरों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करो, हम उन्हें पुरस्कृत करेंगे। ज़रूर स्वामी। सरदार, ये लड़कियां जवान और सुंदर हैं, मेरे आसब बनाने में खूब काम आएंगी। ठीक है। लड़कियों को अपहरण करके लाने वाले अग्निमानव मंबा के सामने पेश हुए। तुम इस बार तुमने सच में तारीफ के योग्य काम किया है। कोई दिक्कत तो नहीं आई? पहाड़ी के समीप कुछ परेशानी आई थी सरदार, लेकिन हमने दुश्मनों को चकमा दे दिया और साफ बच कर आ गए। किंतु हमें सावधान रहना होगा। दुश्मन? परेशानी? पूरी बात बताओ। उसी अग्निमानव ने उसे हेलीकॉप्टर सर्च पार्टी के बारे में बताया। दहाने के पास प्रवेश द्वार के निकट हम पर हमला किया गया था सरदार, लेकिन सौभाग्य से हम बच गए। बम्बा गंभीर विचार में डूब गया। कहीं भारी दुनिया के लोगों को इस स्थान का पता तो नहीं लग गया? संपूर्ण घाटी में चौकसी का प्रबंध करा दो। सारे चीतों को उनके बाड़ों से आज़ाद कर दो। सावधान, एक भी अनजाना व्यक्ति अंदर ना आ सके। फिर मंबा प्रधान पुजारी से मुखातिब हुआ। बटांडो, तुम आसब तैयार करने में कितना और वक्त लोगे? बाकी दवाओं का घोल तैयार हो चुका है सरदार। आसब तैयार करने के लिए जो मुख्य चीज़ चाहिए वो है स्त्रियों का ममीरा। ममीरा मतलब मानव शरीर को सुखाकर या जलाकर बनाया द्रव। वो आपको परसों तक मिल जाएगा। तो समझ लीजिए, आसब भी परसों ही तैयार हो जाएगा और आसब पीते ही आपकी उम्र भी 500 वर्ष बढ़ जाएगी। 500 वर्ष? इस बार इतना बड़ा अंतर कैसे? इस बार लड़कियों की संख्या भी तो ज़्यादा है सरदार, इसलिए आसब का असर भी ज़्यादा दिनों तक चलेगा। तुम अभी से तैयारी में लग जाओ। मैं घाटी की सुरक्षा की तैयारियों की जांच करने जा रहा हूँ। मेरा काम लगभग तैयार है। आप सुरक्षा की व्यवस्थाओं को और मजबूत कराइए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर आपके सपनों को चकनाचूर करके रख दे। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा मम्बा। मम्बा का हर काम पूरी तरह मुकम्मल होता है। मैं अभी घाटी की सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कराए देता हूँ। और फिर मम्बा तेजी से उठकर घाटी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कराने के लिए बाहर की ओर रवाना हो गया। शाका और रोडालो का हेलीकॉप्टर के पास पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वे लगभग दौड़ते हुए वहां पहुंचे थे। जैसे ही दोनों कॉप्टर के नज़दीक पहुंचे, पायलट का चेतावनी भरा स्वर सुनाई दिया। जहाँ हो वहीं रुक जाओ। खबरदार जो एक भी कदम आगे बढ़ाया। कौन हो तुम? उत्तर शाका ने दिया। मैं महाबली शाका हूँ और ये मेरे साथी हैं। पायलट के चेहरे पर सोचने के भाव पैदा हुए। शाका? ये नाम तो मेरा सुना हुआ है। कहीं तुम वही शाका तो नहीं जो कोसिमा के भियोड़ों का एक छत्र मालिक है, समाज विरोधी तत्व जिससे थर्राते हैं? तुमने ठीक पहचाना नौजवान, मैं वही शाका हूँ। पायलट ने गन हटा ली। तब तो आप हमारे मित्र हैं। आइए, खोजी दस्ती की ओर से आपका स्वागत है। खोजी दस्ता? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ, आइए यहाँ बैठिए। तीनों एक शिला के समीप बैठ गए। पायलट ने शाका को अपने अभियान के विषय में बताया। सारी घटना सुनकर शाका ने कहा, तब तो हमारा और तुम्हारा एक ही उद्देश्य है। मैं भी उन औरत चोरों की तलाश में यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुम्हारे बाकी साथी कब तक आएंगे? वे किसी भी समय लौट सकते हैं। काफ़ी देर हो गई उन्हें पहाड़ी के मुख की ओर गए हुए। ठीक है, उनके लौटने की प्रतीक्षा किए लेते हैं। उनके लौटने पर ही हम अपना सोचा कार्यक्रम बना लेंगे। तब तक हम थोड़ा सुस्ता लें। अवश्य, आप दोनों आराम करें, मैं पहरे पर हूँ। क्रेटर से मेजर और उसके साथी निराश लौटे। मेरा अनुमान है कि वे अवश्य इस क्रेटर में चले गए हैं। यकीन नहीं होता कि ऐसी भयंकर गहराई में वे दो दो स्त्रियों का बोझ उठाकर क्रेटर में उतरे होंगे। हम घूम फिर कर वहीं लौटाए जहाँ से चले थे। मतलब साफ है, विफलता। मैं अभी भी आशान्वित हूँ। सफलता ज़रूर मिलेगी, भले ही देर से मिले।
कहीं तब तक बहुत देर ना हो जाए। मुझे तो शंका है वे लड़कियों को किसी बुरे उद्देश्य से उठाकर न ले गए। तब तक चारों हेलीकॉप्टर के काफ़ी निकट पहुंच चुके थे। सबसे पहले शिला की टेक लगाए शाका और उडालो को रामन नहीं देखा। एक और आश्चर्य मेजर साहब, देखिए वे दो जंगली। सचमुच? पदचाप सुनकर दोनों सोए व्यक्ति तुरंत ही उठ बैठे। पायलट ने जब मेजर से शाका का परिचय कराया तो सब हर्षित हो उठे। ये तो बहुत अच्छा हुआ महाबली कि तुम लोगों से मुलाकात हो गई। अब हम अवश्य सफल होंगे। हम दोनों स्वयं उनकी खोज करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। मेजर ने अग्नि मानवों की मौजूदगी और अचानक क्रेटर के समीप गायब होने वाली बात बताई। मुझे वह जगह दिखाइए, मैं उन्हें खोज लूँगा। पायलट को वहीं छोड़कर शेष सभी लोग फिर क्रेटर के पास लौट पड़े। मेजर ने क्रेटर की ओर झांकते हुए शाका को बताया, यही है वो स्थान जहाँ से उन लुटेरों का कोई पता नहीं लगा। शाका ने गंभीरता से क्रेटर का निरीक्षण किया और फिर एकाएक ही बोल उठा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ वे इसी क्रेटर में गए हैं। अगर कुछ मोटे मोटे रस्से मिल जाएं तो मेरे और उडालों के लिए नीचे उतरना कठिन काम नहीं है। रस्सियाँ तो मिल जाएंगी। कॉप्टर में नायलॉन के कई मोटे मोटी रस्सियों के गुच्छे मौजूद हैं। शाका ने उन्हें योजना बताई। सबसे पहले मैं और उडालो नीचे जाते हैं। मशीन गनें तैयार रख के आप क्रेटर के मुख पर मौजूद रहोगे। रस्सी के अंतिम सिरे पर पहुंचकर हम उसे हिलाएंगे। तब आप में से दो नीचे उतर आना। पहली वाली रस्सी यूं ही लटकती रहेगी। दूसरी वाली को हम नीचे पहुंचकर खोल देंगे और वहां किसी चीज़ से अटकाकर बारी बारी से नीचे उतर चलेंगे। बिल्कुल ठीक। अब ये बताइए कि आपको कौन सी चीज़ें चाहिए। हमारे पास हर किस्म के अच्छे आग्नेयास्त्र मौजूद हैं। सिर्फ मुझे हल्की गन और कारतूसों की एक पेटी दे दीजिए। और उडालो, वह खाली हाथ रहेगा क्या? उडालो इन आधुनिक हथियारों का प्रयोग करना जानता ही नहीं है। वो अपने वही परंपरागत हथियार छुरा तीर कमान आदि में निपुण है। शाका और उडालो अभी कुछ ही नीचे लटके थे कि एकाएक उडालो चीख उठा। उसने अग्नि मानवों के खटोली की रस्सी देख ली थी। उधर देखो शाका, बहुत मोटी रस्सी नीचे की ओर लटकती हुई दिख रही है। शायद इसी से उतरे होंगे। हाँ, शायद इसी के सहारे ये अग्नि मानव ऊपर नीचे जाते होंगे। तुम ठहरो, मैं इसे खींचता हूँ। शाका ने लटकते हुए छलांग भरी और फिर अपनी रस्सी छोड़कर वह मोटी रस्सी थाम ली। फिर वह ऊपर को मुँह करके चिल्लाया, मेजर, मैंने उन लोगों के नीचे उतरने का रहस्य पता कर लिया है। शाका ने वो मोटी रस्सी हिलाकर दिखाई। नीचे से रस्सी हिलते ही छिपे हुए अग्नि मानव गार्ड चौकन्ने हो गए। एक अग्नि मानव ने शाका पर तीर चलाया, साए। लेकिन तब तक बाकी काबरू यानी अग्नि मानव ही मेजर और उसके साथियों की नज़र में आ गए। उधर काबरू ने शाका पर तीर छोड़ा और इधर से गनों की रट रट गूंज उठी। रस्सी को झुलाकर शाका तुरंत झुकाई दे गया। फलस्वरूप काबरू का निशाना चूक गया, लेकिन मेजर और साथियों का निशाना न चूका। एक के बाद एक 10 अग्निमानव मृत या जख्मी होकर क्रेटर में गिरते चले गए। ट्रैक ट्रैक ट्रैक, आ आ। शाका और उडालो फिर से ऊपर आ गए। शीघ्र ही दोनों ने काबरुओं के छिपे उन खटोलों पर अधिकार कर लिया। मेजर ने भी आश्चर्यचकित भाव से उन उड़न खटोलों को देखा। भाई, मानना पड़ेगा कि जंगली भी दिमाग रखते हैं। क्या लिफ्ट बनाइए? हम सब इन्हीं से नीचे उतरेंगे। मेजर का सिर्फ एक साथी उस चक्री नुमा लिफ्ट को आसानी से हैंडल करता रहा। बाकी सब व्यक्ति उसी उड़न खटोले में बैठकर आसानी से नीचे उतरने लगे। कुछ ही देर में वे लिफ्ट नुमा खटोले उस जगह जा टिके जहाँ गनों की मार से मरे अनेक अग्निमानव पड़े हुए थे। सब खटोले से उतरे पड़े और बाहर जाने का रास्ता खोजने लगे। आओ, अब इनके स्थान पर पहुंचने का रास्ता तलाश करते हैं। तभी एक तेज़ हवा के झोंके ने उनका स्पर्श किया। पहाड़ी जीवन के अभ्यस्त उड़ालों ने तुरंत उस छुपे स्थान को खोज लिया। हवा का झोंका इस ओर से आया है, द्वार यहीं कहीं है। पांचों व्यक्ति उस दरवाजे से बाहर निकले तो सबने अपने आप को एक खुली घाटी में मौजूद पाया। दूर उन्हें जंगलियों के कुछ पत्थरों के बने मकान भी दिखाई दिए। वो रही उनकी बस्ती। ये लगभग वही समय था जब मम्बा चीतों के बाड़े से पालतू चीतों को मैदान में छोड़ने का आदेश दे रहा था। अब कोई भी अजनबी घाटी में दाखिल होने की जरूरत नहीं कर सकेगा। बाड़े के दरवाजे का खुलना था कि हिंसक चीते मैदान में छलांगे लगा गए और जैसे ही पांचों व्यक्ति घाटी में दाखिल हुए, चीतों ने अपने शिकार देख लिए। लेकिन शाका और उनकी पार्टी चैतन्य थी। अचानक ही चीतों को झपटता देख शाका चीखा, सब लो मेजर। चीते ने शाका पर छलांग लगाई, लेकिन इससे पहले कि चीता शाका पर गिरे, मेजर और उसके साथियों की मशीन गनें आग उगलने लगी। सारी घाटी भयंकर शोर से गूंजने लगी। चीते मरने लगे। रट रट रट। आसफ तैयार करते पुजारी ने भी गनों की आवाज़ और चीतों का चित्कार सुना तो डरते हुए उसने घाटी में झाँका। हे भगवान, नीचे तो मौत का नाच हो रहा है। अब क्या करूं? सरदार ना जाने कहाँ है। अचानक बाड़े में कैद लड़कियों ने चीखना आरंभ कर दिया। मशीन गन की आवाज़ें उन्होंने भी सुन ली थी। बचाओ, हेल्प। मैदान में बढ़ते मेजर ने चीखती हुई लड़कियों का क्षीण स्वर सुना। शाका, जल्दी करो, मुझे उस ओर से लड़कियों के चीखने की ध्वनि सुनाई दी है। पांचों आदमी मेजर की बताई हुई दिशा की ओर चल दिए।
पर अग्नि मानवों ने उन पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। पांचों ने बड़ी फुर्ती से एक शिला की ओर दौड़ लगाई और पांचों सुरक्षित भागकर शिला के पीछे जा छुपे। अग्नि मानवों के अनेक तीर छूटे, लेकिन कोई भी तीर उनके शरीर का स्पर्श न कर सका। साए साए! लड़कियों के चीखने का स्वर मम्मा ने भी सुना। वह फायरिंग से भयभीत होकर अपने स्थान की ओर छिपता हुआ बढ़ रहा था। उसके साथ कई काबरू भी थे। इन लड़कियों के मुख जल्दी से बंद कराओ, नहीं तो उन लोगों को इनकी उपस्थिति का पता लग जाएगा। उधर शाका और पाटिया भी शिला के पीछे सुरक्षित थे, लेकिन अब स्वयं मम्बा अपने आदमियों को प्रोत्साहित कर रहा था। फलतः चट्टानों का सहारा लेकर काबरू उन दिशाओं में फैलते जा रहे थे। शाबाश वीरों, अपने तीखे बाड़ों से शत्रुओं को भेद डालो। खबरदार, एक भी दुश्मन जिंदा न बचने पाए। शिला के पीछे छिपे बैठे मेजर चिंतित थे। महाबली, यूँ बैठे बैठे तुम गिर जाएंगे, कोई उपाय सोचो। उपाय मैंने सोच लिया है। कौन सा उपाय? आप चारों ओर को गोलियों की एक बाढ़ दागिए। शत्रु पीछे की ओर छिपेंगे और इसी बीच मैं और उडालो दौड़कर सुरक्षित सी पोजीशन ले लेंगे। फिर मैं वहाँ से फायरिंग चालू कर दूंगा और आप लोगों को सुरक्षित निकलने का मौका मिल जाएगा। शाखा की स्कीम के अनुसार ही काम हुआ। फलस्वरूप पहले शाखा और उडालो तथा बाद में मेजर और उसके साथी उस जगह के पास जा पहुंचे जहाँ से उन्होंने लड़कियों के चीखने का स्वर सुना था। दोनों काबरू अपने सरदार के आदेश का पालन कर लड़कियों को बेहोश कर अभी लौट ही रहे थे कि दुष्टों, आप शाखा का कहर भुगतो। शाखा ने उन्हें देख लिया और उनके ऊपर छलांग लगा दी। शाखा ने दोनों अग्निमानवों की खोपड़ी एक दूसरे से टकरा दी और जंगल में प्रचलित एक भाषा में, जिसका थोड़ा बहुत ज्ञान हर जंगली जाति को था, बोला, तुम्हारा सरदार कौन है और कहाँ है? चुराई गई लड़कियाँ कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। और तुम कौन हो? हमारी भाषा कैसे जानते हो? शाखा ने दोनों की गर्दनों पर थोड़ा दबाव और दिया। मैं कोसीमा का शाखा हूँ। अब या तो जल्दी से मेरे प्रश्न का उत्तर दो या ईश्वर को याद कर लो। नहीं नहीं, हमें मत मारो, मैं सब बताता हूँ। दोनों अग्निमानवों ने मौत के डर से जल्दी जल्दी शाखा को सरदार मम्बा, पुजारी बटांडो और बंदी लड़कियों के बारे में बता दिया। बंदी बनी औरतें इस कोठरी में हैं और सरदार मम्बा और काबरुओं के घर वहाँ हैं। शीघ्र ही शाखा और उडालो इस कोठरी में जा पहुंचे। लड़कियां अभी भी अचेत थी, लेकिन आदिवासियों की दो लड़कियों को होश आ चुका था। अब बारी उडालो की थी। आदिवासियों की ये लड़कियां मेरी भाषा समझती हैं। मैं पूछता हूँ इनसे कि इस बीच इन पर क्या गुजरी। उडालो ज़मीन पर बैठ गया और बड़े विनम्र स्वर में आदिवासी लड़कियों से पूछताछ करने लगा। अब तुम सुरक्षित हो बेटी, बताओ तुम संख्या में कितनी हो? हमारी जाति की 3 लड़कियां हैं। 3? किंतु मुझे तो यहाँ सिर्फ 2 ही दिख रही हैं। आप लोगों के यहाँ पहुँचने से पूर्व ही पुजारी हमारी एक साथी को बेहोश करके ले गया। अब तक शायद उसने उसे मार भी डाला हो। कुछ बता सकती हो उन्होंने तुम लोगों को क्यों उड़ाया? जहाँ तक उनकी बातचीत से मुझे मालूम हुआ है, पुजारी लड़कियों के रक्त मांस से कोई द्रव्य बनाना चाहता है, जिसे पीकर इन लोगों की आयु में अनेक वर्षों की वृद्धि हो जाती है। ओह, तब तो सचमुच उन बेचारियों की ज़िंदगी खतरे में है। हमें शीघ्र ही कुछ ना कुछ करना होगा। उडालों ने लड़कियों से हुई बातचीत का ब्यौरा मेजर और साथियों को बताया। ओह, ये लोग तो सच में बहुत भयंकर जीव हैं। अच्छा हुआ हम सही समय पर यहाँ पहुँच गए, नहीं तो ये अब तक मार दी जाती। यकीनन ये मौत के मुंह में जाते जाते बची हैं, लेकिन एक बेचारी अभी भी मौत के मुंह में। आओ हम सब उसे छुड़ाने का प्रयत्न करें। शाखा और उडालो उस ओर चलती है जहाँ और लड़कियाँ कैद थीं। वह एक बहुत बड़ा हॉल नुमा कमरा था। पुजारी किसी लाल रंग के द्रव्य यानी आसव को एक बर्तन में पलट रहा था। समीप ही एक आदिवासी लड़की का अस्थि पंजर पड़ा हुआ था। जिस समय शाखा ने कमरे में प्रवेश किया, पंबा अधीर स्वर में बटांडो से कह रहा था, ओफो, अभी और कितना समय लगाओगे बटांडो? जल्दी करो, स्थिति नाजुक है। द्रव्य तैयार हो चुका है, पहले तुम पियो, बाद में मैं पीऊँगा। लेकिन तभी शाखा गर्जा, और तुम सबसे पहले मैं तुम लोगों का खून पीऊँगा। शाखा ने एक लात बम्बा को जमा दी। बम्बा जलते हुए अलाव में जा गिरा। मेरी बातों का उत्तर दे बटांडो, ये सब कैसे और क्यों होता था? मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताता हूँ। और बटांडो बताता रहा। फिर शाखा ने उसे परे उछाल दिया, जहाँ वह मम्बा के उन सैनिकों के तीरों का शिकार हो गया जो उससे नफरत करते थे। बाद में बटांडो और मम्बा दोनों मारे गए, बिना कुछ बताए। नहीं, मरने से पहले उसने सब कुछ बता दिया। शाखा ने बताया, सैकड़ों वर्ष पूर्व यूरोप से कोई गोरा पादरी यहाँ आया था, जिसे ये लोग सैमुअल के नाम से जानते हैं। वो यहाँ आकर यहीं का होकर रह गया। उसने उन लोगों के धर्मगुरु की लड़की से विवाह कर लिया था। वो इन लोगों को सभ्य बनाने में लग गया। काबरुओं का धर्मगुरु अनेक जड़ी बूटियों का ज्ञाता था। मरते वक्त वह अपने सारे वेद सैमुअल को बता गया। उसी ने उम्र लंबी बनाने वाले आसफ के बारे में भी बताया था, जिसमें स्त्रियों की मांस मज्जा काम में आती थी। लेकिन वे सब गोरे ही क्यों थे? सैमुअल की पत्नी के काले रंग के होने के कारण उनकी संतानें वर्णशंकर की थीं। वे इतनी गोरी तो ना थी, लेकिन फिर भी कुछ हद तक उनकी रंगत बदल चुकी थी। बाकी कसर सैमुअल के औषधियों ने पूरी की। लेकिन रात में उनके चमकने का राज क्या था?
ये कोई विशेष रहस्य की बात नहीं थी। उस घाटी में फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। काबरुओं के पूर्वजों ने उस चमकने वाले तत्व को खोज लिया और उसका प्रयोग करने लगे और उसी से स्नान भी करते थे। मैं अभी भी आश्चर्य से चकित हूँ कि ये कैंप से तथा आदिवासी लड़कियों को उनकी इच्छा के विपरीत कैसे ले आए। बटांडो के अनुसार सभी काबरों को सम्मोहन कला का ज्ञान आरंभ से ही कराया जाता था, और ये तो आप भी जानते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां जल्दी ट्रांस में आ जाती हैं। ओह, ये तो राज था उनकी तो ये राज था उनकी दूरगाई होने का। अब क्या प्रोग्राम है आपका? हमारा उद्देश्य पूरा हो चुका है, अब वापस चलते हैं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महाबली शाखा सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।